हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास और करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस से ग्राम विकास अधिकारी का जो प्रीवियस पेपर 2018 में हुआ था उसका हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमको ये गद्यांश पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है जोश, ऑप्शन सी है घमंड और ऑप्शन डी है वीरता। चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ की परिमाण परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है और कर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसे श्लाघनीय प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनाते हैं। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का बात हो रहा है? इसमें उत्साह का, ये जो पूरा गद्यांश है इसमें उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें उचित शीर्षक उत्साह है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ये कि इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको उनका आंसर देना है। तो कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु का कहाँ शिशु को, यहाँ पे को होगा, का नहीं होगा, शिशु को कहाँ छोड़ आई थी। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका हम उत्तर देते हैं। तो कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। ठीक है, कहाँ पे छोड़ के आई? तो नदी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? ठीक है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। तो हमने कहा था, पढ़ा था कि नदी में छोड़कर लौट आई। वो छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक। भाग्य उसके स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमाओं को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी में राजा अधिराज अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सामने यह मंजूषा बहती जा रही है, उसे पकड़ लाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि मंजूषा को लेकर कौन लेकर जा रहा था? तो ऑप्शन ए है सेवक, ऑप्शन बी है मल्हार, ऑप्शन सी है पथ प्रदर्शक और ऑप्शन डी है भाग्य। तो मंजूषा को कौन लेके जा रहा था? तो मंजूषा को भाग्य लेके जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? तो ऑप्शन ए है मंजूषा को लाने की, ऑप्शन बी है शिशु को लाने की, ऑप्शन सी सेना को लाने की और ऑप्शन डी राधा को लाने की। तो राजा अधिरथ ने क्या किया? तो मंजूषा को
लाने की आज्ञा दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। ठीक है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ स्नान करने आए थे, तो हमने अभी पढ़ा इसमें कि चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी पत्नी राधा और सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो राधा और सेवक। ठीक है, कौन सा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों प्रेषितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन है आदेश, ऑप्शन बी है अनुस्मारक पत्र, ऑप्शन सी है अधिसूचना और ऑप्शन डी है परिपत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, परिपत्र। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम परिपत्र बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है शासकीय पत्र, ऑप्शन बी है अर्ध शासकीय पत्र, ऑप्शन सी है टिप्पणी, ऑप्शन डी है कार्यालय ज्ञापन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसको हम बोलते हैं अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी है भौती, ऑप्शन सी है आपका आज्ञाकारी शिष्य और ऑप्शन डी है आपका सेवक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आगे संक्षेपण संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, तो ऑप्शन ए है आधे शब्दों में 1/2, ऑप्शन बी है 1/3 शब्दों में 1/3, ऑप्शन सी है 3/4 शब्दों में यानी 3/4 और ऑप्शन डी है 2/3 शब्दों में यानी 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। ठीक है, संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 यानी 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो एक तो होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, क्या होता है स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्वर बोलते हैं। जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सके या हो सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो सके, मतलब जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो
उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ये होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ, औ। ये सब क्या है, ये सब दीर्घ स्वर है। ठीक है, अगला है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। तो पहला होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर, ठीक है। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अग्र स्वर होता है ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये सब क्या है, अग्र स्वर है। दूसरा क्या है, दूसरा है मध्य स्वर। दूसरा मध्य स्वर है। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मध्य स्वर सिर्फ अ होता है, अ। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर, ठीक है। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, औ फिर उसके बाद क्या है, आ। ये सब क्या है, पश्च स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से कौन शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दया, ऑप्शन बी है माया, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है आभार। तो इसमें से पुल्लिंग कौन होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आभार। क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी दया, माया और भाषा ये तीनों क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सब क्या है, सब स्त्रीलिंग है। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, हमको फिर बताना है कि इसमें से पुल्लिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आशा, ऑप्शन बी है कष्ट, ऑप्शन सी है क्षमा और ऑप्शन डी है सेना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें पुल्लिंग कौन है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कष्ट क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बाकी आशा, क्षमता और सेना ये तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हमको बताना है कि स्त्रीलिंग इसमें कौन है। तो ऑप्शन ए है विवाद, ऑप्शन बी है सार, ऑप्शन सी है रूप और ऑप्शन डी है आय। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा। तो ये होगा आय। ठीक है, आय हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी विवाद, सार और रूप ये तीनों पुल्लिंग है। ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमको फिर बताना है कि इनमें से कौन स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए है गृह, ऑप्शन बी है चंदन, ऑप्शन सी है पत्ता और ऑप्शन डी है सभा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभा क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 6। तो संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है हमारा, संधि 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन कौन संधि 3 प्रकार की होती है, कौन सी होती है। तो पहली संधि होती है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा
दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी संधि कौन होती है? तीसरी होती है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। आपको बताना है कि सदानंद का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए सत धन आनंद, ऑप्शन बी है सत धन आनंद, ऑप्शन सी है सद धन आनंद और ऑप्शन डी है सदा प्लस आनंद। तो सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सत प्लस आनंद। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है वृद्धि और ऑप्शन डी है यण। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? तो पुस्तकालय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुस्तक धन आलय। ठीक है, ये होगा हमारा पुस्तकालय का संधि विच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुस्तक यहाँ पे क्या है? अ है और प्लस यहाँ पे आ है। अ और आ मिल के क्या बन रहे हैं? तो ये आ बन रहे हैं। ठीक है, और आ मिल के आ बन रहा है। तो ये किस में होता है? तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, तो कौन सा स्वर संधि हो गया? ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी धन उदय की संधि कीजिए। ठीक है, अभी धन उदय का हमको संधि करना है कि क्या बनेगा। तो हमारा ऑप्शन ए है अभ्युदय, ऑप्शन बी है अभ्युदय, ऑप्शन सी है अभिउदय और ऑप्शन डी है अभिउदय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभ्युदय का संधि हम करेंगे तो क्या होगा? तो अभ्युदय का हम संधि करेंगे तो क्या होगा? अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें क्या है? यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। ठीक है, इसमें यण संधि है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है कर्मधार है, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है द्विगु। तो यथा संभव में कौन सा समास है? तो ये है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है। यथा संभव का हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा संभावना के अनुसार, संभावना के अनुसार। ठीक है, तो क्या होगा? संभावना के अनुसार। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो एवं समासिक पद अव्यय हो उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो एवं समासिक पद क्या अव्यय हो, अव्यय हो जाए उसे क्या? उसे अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में हमको बताना है कि समास कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है कर्मधार है, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो परमेश्वर में हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर परमेश्वर का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? परम ईश्वर। ठीक है, अगला है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए अभी, ऑप्शन बी है अधि, यहाँ अध नहीं होगा, अधि होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है अत और ऑप्शन डी है अध।
ठीक है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो जब वीडियो का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम इसका ऑप्शन मतलब गलत था। ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने इस प्रश्न को अमान्य घोषित कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे वो अध की जगह पे अधि होगा। ठीक है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अध्यक्ष में होगा अधि उपसर्ग। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है बताना है। तो ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है सम, ऑप्शन सी है स और ऑप्शन डी है सत। तो संग्राम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सम। ठीक है। संग्राम में सम उपसर्ग होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है। बताना है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए है नी, ऑप्शन बी है धानी, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है आनी। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें होगा ई प्रत्यय। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में हमको बताना है कि प्रत्यय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है गी, ऑप्शन बी है दगी, ऑप्शन ऑप्शन बी है दगी और ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए गी प्रत्यय है। ठीक है। जिंदगी में गी प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है। तत्सम हमको बताना है कि इसमें से तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन ए प्रिय, ऑप्शन बी है पिया, ऑप्शन सी है मोर और ऑप्शन डी है चार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तत्सम हमको बताना है। तो तत्सम है हमारा प्रिय। प्रिय क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा पिय। ठीक है। पिया, मोर और चार ये क्या है? सब ये सब तद्भव है। तो पिया का क्या होगा? पिया का तत्सम होगा, पिया का तत्सम होगा प्रिया। ठीक है। मोर का क्या होगा? तो मयूर होगा। मोर का तत्सम मयूर होगा। चार का चत्वार होगा। ठीक है। चार का चतवारा होगा। ये क्या है? ये तीनों का तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है। हमको बताना है कि कौन तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी है श्लाका और ऑप्शन डी है विक्त और ऑप्शन डी है चार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन तत्सम नहीं है? तो चार हमारा तत्सम नहीं है। चार का तत्सम ये क्या है? चार एक तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा चतवारा। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक है। तो इसका तत्सम ये होगा। ठीक है। तो और वचन, श्लाका और वक्त ये सब क्या है? ये सब तत्सम है। ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? ठीक है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द विदेशज है। तो ऑप्शन ए है रिक्शा, ऑप्शन बी है जूता, ऑप्शन सी है तेंदुआ और ऑप्शन डी है नाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें विदेशज शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। रिक्शा क्या है? विदेशज शब्द है। और रिक्शा कहाँ का शब्द है? तो ये जापानी शब्द है। ठीक है। बाकी जूता, तेंदुआ ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द हैं। ठीक है। और नौ क्या है? नौ ये तत्सम शब्द है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गाय कौन सी संज्ञा है? ठीक है। हमको बताना है कि गाय कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। ठीक है। तो गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिन संज्ञाओं से
एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए इसको भी लिख देते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है मोहन और ऑप्शन डी है बीमारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन होगी? तो इसमें हमारा भाववाचक संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारी क्या होगा? सही होगा। बीमारी क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 9, बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कौन कौन से हैं? तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, तो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब क्या है? सब
सर्वनाम है। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए हम देखते हैं। तो पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक। ठीक है। तीसरा है निश्चय वाचक। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है, ये पांचवा था, ये छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण और ऑप्शन सी है परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो पर्वतीय कौन सा विशेषण होगा? तो ये होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये होते हैं विशेषण के 4 भेद। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषताओं को प्रकट करे उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है चमकीला, ऑप्शन सी है कुछ, ऑप्शन डी है लिखना। तो इसमें विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें इसमें दो ऑप्शन सही होगा। कौन कौन सा? तो चमकीला भी विशेषण है और कुछ भी ये विशेषण है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों क्या है, बी एंड सी, ये दोनों सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है सकर्मक, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक और ऑप्शन डी है द्विकर्मक। तो राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? हम इसको देखते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको लिख लेते हैं हम कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। तो अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है, ये हो गया अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में व्यापार का फल किस पर पड़ता है? तो कर्म पर पड़ता है। चलिए इसको लिख देते हैं हम। जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में व्यापार का फल किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक है, ये हो गया सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं कि वे क्रियाएं जिससे या जिनसे यह पता चलता है पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित
कर रहा है क्या होता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी सकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी सकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है एक, ऑप्शन सी है बाद और ऑप्शन डी है आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें बाद क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, बाद क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। ठीक है, इस वाक्य में हमको संबंधवाचक शब्द कौन सा है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सेनाएं, ऑप्शन बी है युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन सी है आगे और ऑप्शन डी है बढ़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, आगे। ठीक है, आगे क्या है? यहाँ पे संबंधवाचक शब्द है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। ठीक है, वो आया और मैं गया, इसमें समुच्चय बोधक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है वह, ऑप्शन बी है आया, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, और। ठीक है, और क्या है? हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हाय अब मैं क्या करूं। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए है हाय, ऑप्शन बी है अब, ऑप्शन सी है मैं और ऑप्शन डी है क्या। तो इसमें विस्मयादि बोधक शब्द कौन होगा? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हाय क्या है? विस्मयादि बोधक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? ठीक है, अनीक का पर्यायवाची कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है अग्नि और यहाँ पे गलत है, ये अग्नि है। ठीक है, और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अनीक का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सेना। अनीक क्या है? सेना का पर्यायवाची है। और क्या होता है इसके पर्यायवाची? तो एक तो अनीक होगा, फिर अनी के बाद कटक, अनि, अनिकी या अनिकिनी आदि क्या है? ये सेना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कपड़ा का पर्याय बताइए। ठीक है, कपड़ा का हमको पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन ए है चलन, ऑप्शन बी है वसन, ऑप्शन सी है गगन और ऑप्शन डी है जंगल। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा का पर्यायवाची होगा वसन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कपड़ा का और पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका होगा वस्त्र, चीर, अंबर, पट, परिधान आदि क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। आगे आकाश का विलोम बताइए। ठीक है, आकाश का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है धरती, ऑप्शन बी है पाताल, ऑप्शन सी है अनर्थ और ऑप्शन डी है अनग।
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम होगा पाताल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो अघ, अघ क्या है? अध का विलोम है। किसका है? अध का विलोम है। अर्थ क्या है? सॉरी, अनर्थ क्या है? अर्थ का विलोम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है पृथ्वी का विलोम बताइए। ठीक है, पृथ्वी का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है पाताल, ऑप्शन सी है गोचर और ऑप्शन डी है लौकिक। तो पृथ्वी का विलोम क्या होगा? पृथ्वी का विलोम होगा आकाश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, पृथ्वी का क्या होगा? विलोम आकाश होगा। लौकिक का क्या होगा विलोम? तो अलौकिक होगा। ठीक है, गोचर का विलोम क्या होगा? तो अगोचर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अभय, उभय शब्द का सही, शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय, उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है निर्भय प्लस दोनों, ऑप्शन बी है हवा, हवा और अग्नि, ऑप्शन सी है पढ़ना, पढ़ाना, ऑप्शन डी है दोनों निर्भय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अभय। अभय और उभय का सही अर्थ होता है निर्भय दोनों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अली, अली शब्द का सही अर्थ है। अली, अली शब्द का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए कंधा, हिस्सा, ऑप्शन बी है भौरा, सखी, ऑप्शन सी है दमन, दामन और ऑप्शन डी है दसन, दर्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अली, अली का होगा ये भौरा और सखी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, ऑप्शन ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ऑप्शन बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ऑप्शन सी है किसी शब्द के आगे जुड़ता है और ऑप्शन डी है शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 46 और ऑप्शन डी है 46। तो कौन सा इसमें शुद्ध होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 46। ये क्या है? ये शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए उज्ज्वलन, ऑप्शन सी है उज्ज्वलन और ऑप्शन बी है उज्ज्वलन और ऑप्शन सी है उज्झलन और ऑप्शन डी है उज्जलन। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उ ज व लन, ये हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।